नमस्कार स्टूडेंट्स, करियर मेकर कोचिंग के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम टाइम टू टाइम आप लोगों के लिए नई नई वीडियोस लाते रहते हैं और ये जो सारी की सारी वीडियोस डाली गई हैं ये बेटा गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए डाली गई हैं, जिसमें आप एसएससी, दिल्ली पुलिस, रेलवे, डी ट्रिपल एसबी और कोई भी एलडीसी, यूडीसी, आर्मी, डी ट्रिपल एसबी से रिलेट, नॉन टीचिंग से रिलेट जो भी जॉब है डी ट्रिपल एसबी की और आर्मी की हो गई, स्टेट पुलिस की हो गई, जितनी भी जॉब हैं इनकी तैयारी कर सकते हैं। और टाइम टू टाइम इनके कोर्स से रिलेट हम रिकॉर्डेड क्लास की आप लोगों के लिए वीडियो डालते हैं। ये जो हमारा एट प्रेजेंट बैच चल रहा है, ये इस बैच में रजिस्ट्रेशन कराइए आप, जिसकी फीस मात्र 1000 रुपए है और आप लोगों के लिए कोचिंग दी जाएगी, जिसमें आप लोग को फ्री लाइव क्लास दी जाएगी, फ्री ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दी जाएगी, फिजिकल प्रैक्टिस फॉर डिफेंस जॉब दी जाएगी और फ्री रिकॉर्डेड ऑफलाइन क्लासेस जो आपको दी जाएंगी। और आपसे फीस जब ली जाएगी जब बच्चे आपका किसी एग्जाम के अंदर सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये बड़ा ही बेहतरीन ऑफर है आप लोगों के लिए तैयारी करने का। कोई भी कोचिंग सेंटर इतनी गारंटी नहीं देता कि जब आप लोग का सिलेक्शन हो जाएगा तब हम आपसे फीस लेंगे। तो आप लोग आज ही ज्वाइन कर सकते हैं इस कोचिंग सेंटर को। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है गूगल फॉर्म का, अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो उस फॉर्म को भरिए। और आपको अगर वीडियोस पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन ऑल पे प्रेस कीजिए, ताकि सारी की सारी जो करियर मेकर्स की वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच सकें। आज का जो हमारा टॉपिक है हिस्ट्री से रिलेट है और हिस्ट्री आपको अनमोल सर पढ़ा रहे हैं, जो अपने सब्जेक्ट में काफी माहिर टीचर हैं। तो आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, नोट्स प्रिपेयर करेंगे, ताकि एग्जाम में अगर कोई भी क्वेश्चन हिस्ट्री से रिलेट आपका आता है तो आप लोग का गलत ना हो। तो चलिए बच्चों, अब आज के लेक्चर पे चलते हैं। तो क्या हुआ था कि वो 1915 में वापस आ गए थे, यहाँ तक हमने पढ़ा था और पूरा मैंने आपको बताया था। इससे पहले की जितनी भी घटनाएं थी वो सब मैंने आपके साथ शेयर की थी। ठीक है, तो बापू आए हैं, अभी थोड़ा सा उनको रेस्ट कराते हैं। अभी भी आए हैं दक्षिण अफ्रीका से, थके हुए होंगे, तो थोड़ा सा उनको रेस्ट कराते हैं। हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं जब तक वो अपना है 1916 लखनऊ पैक्ट। तो इसमें दो तीन चीजें हैं। अच्छा, आप लोग ना पेन कॉपी लेके बैठिए, क्योंकि दो तीन पॉइंट जो होंगे, जो मिस होंगे, वो मैं आपको ऐसे बोल दूंगा, आप लिख लीजिएगा। ठीक है ना? तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो पहला इसमें ये है कि वो वायसराय जो था, वो जिसके ऊपर हमला किया था, हार्डिंग, अब वो चला गया। 1910 में आया था, 1916 तक था उसका टाइम पीरियड, अब वो चला गया। ठीक है ना? अब जो है नया जो वायसराय आया है, उसका नाम है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड, CHEMSFORD, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। 1916 से लेके 1921 तक उसका टाइम पीरियड है। अब इसके टाइम पीरियड में कौन कौन सी घटना होंगी ये हम देखते हैं। और पहली एक जो बड़ी घटना आती है जिसपे क्वेश्चन बनते हैं, वो होता है लखनऊ पैक्ट। तो लखनऊ पैक्ट, तो पहला क्वेश्चन ये आता है किसके बीच में था। तो लखनऊ पैक्ट जो था, कोई बता सकता है मेरे को किसके बीच में था लखनऊ पैक्ट? किसी को पता है? अगर क्वेश्चन आपको आया है, आपको थोड़ा सा नॉलेज अगर हो, तो लखनऊ पैक्ट किसके बीच में था? कौन आंसर देगा मेरे को? अनम्यूट करके अपने आप को आंसर दो। आप सब लोग अपने आप को अनम्यूट खुद से कर सकते हो। ठीक है ना? लखनऊ पैक्ट किसके बीच में था? कांग्रेस और मुस्लिम लीग। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में था। ठीक, बिल्कुल सही बात है। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में जो था लखनऊ पैक्ट था। अब ये कहां से बात आ गई, क्या सब कुछ सीन था वो समझिए जरा। क्या था कि भैया कांग्रेस और मुस्लिम नहीं है नीरज, मुस्लिम लीग है। ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा अगर आपका ऐसे ऑप्शन में आ गया कांग्रेस और मुस्लिम, हिंदू और मुस्लिम, कांग्रेस और मुस्लिम लीग। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग पूरा है, मुस्लिम नहीं है अकेला। ठीक है, तो अब क्या था पूरा स्टोरी वो सुनते हैं। क्या हुआ कि 1914 युद्ध हुए, 2 साल हो गए पूरे। और वो संघर्ष करते हुए भी, आपको अगर पता हो, बंगाल पार्टीशन वगैरह वो सारी चीजें, वो संघर्ष करते हुए काफी टाइम हो गया। कुछ हाथ तो लग नहीं रहा था किसी के। अच्छा, दूसरी चीज आपको अगर ध्यान हो तो मुस्लिम लीग का जो बनी थी, मुस्लिम लीग बनी थी, किसी को याद है मुस्लिम लीग कब बनी थी? कोई मेरे को बता सकता है कि मुस्लिम लीग कब बनी थी? 1906 में बनी थी। कहाँ पर बनी थी, कोई बताओ कहाँ बनी थी? ये नहीं पता। कहाँ, कौन कौन बताएगा मेरे को कि मुस्लिम लीग कहाँ बनी थी? इसका फाउंडेशन कहाँ पे हुआ था? कौन बताएगा मेरे को? बताओ जल्दी। कानपुर। नहीं, कानपुर। गलत है, गलत है, गलत। कौन बताएगा? जल्दी बताओ, अनम्यूट करो अपने आप को। कौन सही आंसर बताएगा? हैदराबाद। पूना। हाँ जी, बोलो। पूना पूना। नहीं, पूना भी गलत है। सर हैदराबाद। नहीं, गलत है। तो जो फाउंडेशन था जहाँ पे रखा गया था, दैट इज कॉल्ड ढाका। ठीक है ना? बांग्लादेश में भी जो राजधानी है ढाका, उस समय का ईस्ट बंगाल था।
फिर आगे जाके ईस्ट पाकिस्तान बन गया था वो 1947 के बाद। तो ढाका में जो है इसका निर्माण हुआ था, और आपको पता है 1906 में बनी थी। 1906 10 साल पूरे हो गए हैं, 1915 में 10 साल पूरे हो गए थे। तो अगर ध्यान हो तो मुस्लिम लीग की जो शुरुआत हुई थी शुरू में, वो हुई थी कि भैया हम आपको मतलब कि एक इम्पोर्टेंस देंगे वगैरह वगैरह ये सब चीजें। बेसिकली अंग्रेजों ने जो एक षड्यंत्र या कह लीजिए या कुछ ही कह लीजिए, मुस्लिम लीग की जो स्थापना की थी वो की थी कि कांग्रेस का वो जो अंदर चल रहा था ना गुटबाजी, वो जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप था, उसको काउंटर करने के लिए की थी। कि मतलब वो जो था वो ज्यादा ही शैतानी कर रहा था, वो ज्यादा ही अपना हाथ पैर चला रहे थे। तो उनको काउंटर करने के लिए तो एक तरह से जो है मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी कि भाई मतलब इनको एक सबक सिखाना है। तो इस तरह से जो है वो मुस्लिम लीग को जो है वो स्थापित किया गया था। लेकिन फिर आगे जाके कांग्रेस में टूट हो गई, एक्सट्रीमिस्ट जो है वो अलग हो गए उनसे। और कांग्रेस के जो तो सर मॉडरेट थे, जो नरम दल था, हाँ जी बोलो। ये मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई या 16 में? 6 में हुई, 6 में हुई, 6। 1906। हाँ 1906 में हुई। ठीक है। आप भैया पीछे का जो नोट्स वगैरह है वो जो सारी चीजें पढ़ नहीं रहे हो क्या? ठीक है, 1906 में हुई। और क्या हुआ कि अपना हमारे जो इसमें क्या कहते हैं, नवीन भाई तुम्हारी वॉइस नहीं आ रही है। ठीक है, तो इसमें जो है हमारे क्या कहते हैं, मुस्लिम्स, जो मुस्लिम लीग के जो लोग थे वो मतलब आगे जाके वो कांग्रेस टूट गई थी। तो जब वो कांग्रेस टूट गई उसमें, तो मॉडरेट तो कभी भी अंग्रेजों के लिए कोई प्रॉब्लम थे ही नहीं, वो एप्लीकेशन वगैरह बेचारे देते रहते थे। और ऐसा कोई प्रॉब्लम तो कभी था ही नहीं, ठीक है ना। तो क्या हुआ कि जब कांग्रेस टूटी तो मुस्लिम लीग की इंपॉर्टेंस एक तरह से अंग्रेजों के उसमें कम हो गई, या कैसे ही मान लीजिए। मतलब उन्होंने ध्यान देना थोड़ा सा कम कर दिया उनके ऊपर, क्योंकि जिस मकसद के लिए उन्होंने एक तरह से मुस्लिम लीग को बनाया था वो तो पूरा ही हो गया। अब तो प्रॉब्लम कोई रही नहीं कांग्रेस कांग्रेस उसको लेके, ठीक है ना। तो अब क्या हुआ कि कुछ हो तो रहा था नहीं, तो मुस्लिम लीग जो है वो एक तरह से अपने आप को वो क्या कहें कि ठगा हुआ सा, या मतलब ऐसे कि यार इन्होंने तो धोखा दे दिया हमको, ठीक है ना। तो उन्होंने अपने आप को थोड़ा सा अलग सा महसूस करने लग गए। तो अब 10 साल बीत चुके थे। तो अब मुस्लिम लीग में भी कोई ऐसी एक्टिविटी हो नहीं रही थी, वो कोई पार्टिसिपेट तो कर नहीं रहे थे किसी भी चीज में। कांग्रेस तो फिर भी थोड़ा बहुत बहुत कुछ कर रही थी। मुस्लिम लीग की इंपॉर्टेंस धीरे धीरे कम हो रही थी। तो एक तरह से उसमें जान डालने के लिए क्या हुआ कि 1916 में दोनों का जो अधिवेशन है, कॉन्फ्रेंस, हर साल सेशन होते हैं, तो वो दोनों की दोनों लखनऊ में हुई, ठीक है ना। और दोनों की लखनऊ में हुई तो वो सोचा गया, बात की गई कि भाई दोनों ने बात की मिलके कि भाई देखो हमारा लक्ष्य एक है कि हमको अंग्रेजों से जो है एक तरह से छुटकारा पाना है। तो क्यों ना हम दोनों साथ मिलके चलते हैं आगे। तो कहा कि हाँ ठीक है चलो चलते हैं आगे साथ मिलके, लेकिन दोनों ने कहा भाई शर्तें हैं, कुछ शर्तें हैं वो कर देते हैं। इन्हीं शर्तों को हम पैक्ट कहते हैं, इन्हीं को ही हम समझौता कहते हैं। तो ज्यादा तो, और अब आप इतना ज्यादा तो इम्पोर्टेंट है नहीं कौन कौन सी शर्तें आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इम्पोर्टेंट है नहीं। ध्यान कीजिए, मैंने आपको एक थोड़ा सा स्टोरी बताई थी कि 1906 में जो है अंग्रेजों ने एक बीज खरीदा जिसका नाम मुस्लिम लीग था। 1909 में उसको बो दिया। वो जो सांप्रदायिक चुनाव पद्धति थी जिसमें कॉम्युनल वोटिंग सिस्टम था, जिसमें हिंदू केवल हिंदू को चुनेगा और मुस्लिम केवल मुस्लिम को चुनेगा। तो 1909 में उन्होंने उसको बो दिया अंग्रेजों ने। अब 1916 में कांग्रेस से एक बहुत बड़ी गलती ये हो गई कि उसके ऊपर उन्होंने उसको पानी डाल दिया, उस पर पानी डाल दिया। अब आप जानते कि बीज के ऊपर पानी डालने से क्या होगा, पौधा निकलेगा, ठीक है ना। अब वो पौधा क्या था, ऐसी क्या गलती हुई थी कांग्रेस से यहाँ पर, जो एक तरह से आगे जाके एक मुसीबत के रूप में जो है वो आई, ठीक है, वो जरा देखते हैं। तो मैंने आपको बताया कि अपना मुस्लिम लीग का कुछ समझौता वगैरह था, ये सारे पैक्ट वगैरह लिखे हुए हैं। मतलब ये सारी शर्तें वगैरह लिखी हुई इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है ना। आपने को जो ध्यान देने की जरूरत है वो ऐसी क्या चीज हुई थी जिसमें जो है वो आ, आ, मतलब प्रॉब्लम एक क्रिएट हो गई। तो यहाँ पे जो है थर्ड पॉइंट वो दिखाता है, देयर शुड बी अ सेपरेट इलेक्ट्रोल फॉर ऑल कम्युनिटीज। यहाँ पर ये एक शर्त ऐसी थी जिसको कांग्रेस को मानना नहीं चाहिए था। अब ये क्या था, देखिए क्या है कि
ये वाली शर्त क्या कह रही है कि भाई मुस्लिम केवल मुस्लिम को चुनेगा, हिंदू केवल हिंदू को चुनेगा। इस वाली पॉइंट को हम मान लेते हैं, दोनों मान लेते हैं, कांग्रेस का ठीक है मान लेते हैं। तो अब यहाँ पर हुआ क्या कि आगे जाके जब पाकिस्तान की डिमांड हुई, तो मतलब अब इससे आप क्या समझ रहे हैं? इससे ये समझ रहे हैं कि भाई मुस्लिम का भला केवल मुस्लिम ही कर सकता है और हिंदू का भला केवल हिंदू ही कर सकता है। अगर इसके अकॉर्डिंग इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो यही है कि हिंदू का भला केवल हिंदू कर सकता है, मुस्लिम का भला केवल मुस्लिम कर सकता है, तो भाई जब ऐसा ही है तो भैया हिंदुस्तान हिंदुओं के लिए, तो भैया मुसलमानों के लिए भी कुछ होना चाहिए। यहाँ पर एक बीज जो पनपा वो ये था। कांग्रेस को यहाँ पर ये उनकी दूरदर्शिता ले लीजिए, क्या ही ले लीजिए, उनको मानना नहीं चाहिए था ये वाली चीज। उन्होंने जो है एक बहुत बड़ी गलती ये कर दी, उनमें दूरदर्शिता की कमी थी या क्या ही मान लीजिए, कि उन्होंने जो है इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है ना, अब एक्सेप्ट कर लिया तो फिर आप आगे जाके जब पाकिस्तान की डिमांड हुई 1947 के आसपास, 46-47 में, तो कांग्रेस मना नहीं कर सकी। क्यों? क्योंकि भैया तुमने पहले अगर मान लिया, पहले तुमने इस बात पे तुम मान गए ना कि भाई हिंदू का भला केवल हिंदू कर सकता है, मुस्लिम का भला केवल मुस्लिम कर सकता है, तो फिर क्यों अब भाई आप क्या कर रहे हो? अब क्यों आप एक वो कर रहे हो? इसका मतलब पहले आप गलत थे, और अगर आप पहले सही थे तो अब गलत, अब आप क्यों वो कर रहे हो? तो ऐसी कुछ चीज हुई, तो मतलब वो पौधा जो है यहाँ से निकलना शुरू हुआ था इस समझौते से। ठीक है ना। बहरहाल जो भी था, लखनऊ पैक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट वो है, दोनों मिलके साथ में आए। एक बार एक मतलब अगर हमारे ये क्वेश्चन पूछा जाए आपसे, वैसे आपसे तो नहीं पूछा जाएगा, कभी लिखने को आए कि हमारे जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम है, ये जो पूरा फ्रीडम का जो मूवमेंट है, इसमें हिंदू मुस्लिम एकता का कोई आपको उदाहरण मिलता है कहीं? मतलब हिंदू मुस्लिम एकता कहीं दिखती भी है या नहीं दिखती है? तो हाँ, दिखती है। 1957 का विद्रोह, वहां पर आप देख लीजिए। इसके बाद ये लखनऊ पैक्ट आप देख लीजिए, फिर उसके बाद नॉन कॉपरेशन, वहां पर आप देख लीजिए। तो वहां पे कुछ ऐसे पॉइंट है जहां पर हिंदू मुस्लिम एकता दिखती है। ठीक है ना, तो ये कहा जा सकता है। ठीक है ना, तो ये एक पॉइंट बन सकता है इसको। ठीक है, चलिए बहरहाल इस वाले सेशन का जो कांग्रेस का जो सेशन था वो अंबिका चरण मजूमदार, एसी मजूमदार जो है वो कर रहे थे। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि भाई कौन था इस समय का जो कांग्रेस का प्रेसिडेंट था 1916 में? लखनऊ में हुआ था, तो लखनऊ में अंबिका चरण मजूमदार जो है वो इन्होंने इसको किया था, कांग्रेस के सेशन को हेड किया था। अब 1916 में ही एक और इम्पोर्टेंट घटना घटी थी, और उस इम्पोर्टेंट घटना का जो नाम है वो शायद आप सबको बहुत अच्छे से पता हो, दैट इज कॉल्ड अ होम रूल मूवमेंट। 1916 होम रूल मूवमेंट, होम रूल आंदोलन 1916। संस्थापकों में दो का नाम आता है ज्यादा से, एक का नाम है एनी बेसेंट और एक का नाम है गंगाधर तिलक। एनी बेसेंट ने पूरे भारत में किया था। बाल गंगाधर तिलक जो है वो मध्य प्रांत जो अभी का मध्य प्रदेश है, वहां पर पुणे, बम्बई, इन्होंने यहाँ पर अपनी बागडोर संभाली थी। तो संस्थापकों में दो का नाम आता है, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। तो पूरे भारत में जो है वो बाल एनी बेसेंट है, बाल गंगाधर तिलक मेनली जो आते हैं वो पुणे, मुंबई और मध्य प्रांत जो मध्य प्रदेश आज का है वो उसमें। मुद्दा क्या है इसमें, उद्देश्य क्या है? होम रूल मूवमेंट का मतलब है डोमिनियन स्टेटस की मांग। डोमिनियन स्टेटस का मतलब ये होता है कि भाई हम जो है अपना जो है वो रूल्स बनाएंगे। भाई इंडियंस हैं, इंडियंस अपने रूल्स खुद बनाएंगे। ठीक है ना, चाहे आप आगे जाके, अभी जैसे रूल बनता है, अभी क्या तरीका है, अगर आप पॉलिटी में पढ़े हैं तो भी तरीका क्या है कि भाई कोई रूल आएगा, वो लोकसभा में जाएगा, फिर राज्यसभा में जाएगा, फिर राष्ट्र में प्रेसिडेंट के पास जाएगा, तब जाके कोई रूल बनेगा, तब जाके कोई लॉ बनेगा, एक्ट बनेगा। तो पहले के टाइम पीरियड में क्या था, अंग्रेज लोग ही कानून बनाते थे, अंग्रेज लोग ही पास करते थे। तो इससे क्या था, अंग्रेजों को पता नहीं था कि भाई हमारे को असली में चाहिए क्या, वो अपनी मर्जी से करते रहते थे। तो इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य ये था कि भाई एक तरह से जो है वो ये बताना कि भाई हम अपना मूवमेंट खुद चला सकते हैं, अपना देश खुद चला सकते हैं, अपने रूल्स खुद बना सकते हैं। तो हम अपना खुद रूल्स बनाएंगे। ठीक है ना, हम अपना खुद हमें काम करेंगे, आप चाहे पास कर दो लेकिन रूल हम बनाएंगे। डोमिनियन स्टेटस की मांग की थी। ठीक है ना, एक तरह से मान लीजिए अर्ध राज्य, पूरा एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है बट अर्ध राज्य करके, कि रूल्स हम बनाएंगे, पास आप कर देना चाहे तो। फिर एनी बेसेंट इस आंदोलन में बहुत ही फेमस हुई थी। ठीक है ना, तो यहाँ से जो है उनकी प्रतिष्ठा जो है वो बहुत बड़ी थी। 1916 में ही अगर आप जानते हैं तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की जो है स्थापना हुई थी।
जैसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं उसे हम, मदन मोहन मालवीय जो है वो उनके फाउंडर के रूप में थे, ठीक है ना। तो ये 1916 की घटना 3-4 रूप में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और इसके बाद 1917 में जो है एनी बेसेंट जो है वो कांग्रेस की हेड बनी थी, पहली महिला जो है, फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस एनी बेसेंट को कहा जाता है। रिवॉर्ड मान लीजिए, क्या ही मान लीजिए, मतलब एक तरह से उनको रिवॉर्ड दिया गया, क्या दिया गया, तो वो कांग्रेस की हेड बनी थी। इनकी दो बहुत फेमस जो बुक्स हैं, मैगजीन्स हैं, कॉमनवेल और न्यू इंडिया, ये करके जो है इनकी बहुत फेमस है। ये बता चुका हूँ मैं आपको पहले ही, ठीक है ना। तो ये बहुत फेमस है। इन्होंने, इनका एक बहुत ही ज्यादा मतलब एक कहा जाता है, रोल कहा जाता है कि इन्होंने जो है वो कांग्रेस को एक तरह से इकट्ठा कर दिया था। मतलब वो जो गरम दल और नरम दल जो थे वो अलग अलग थे, इन्होंने ही जोड़ दिया था। क्योंकि हमारे जो बाल गंगाधर तिलक है, मैंने आपको ध्यान हो, मैंने आपको बताया था कि उनको जेल हो गई थी 1908 में, उनको जेल हो गई थी और 7 साल की शायद जेल हुई थी। वो वहां पर गए थे, क्या नाम है अपना, काला पानी। किसी को काला पानी की जेल का नाम याद है? मैंने उसका नाम बताया था आप लोगों को। किसी को काला पानी की जेल का नाम याद है? जेल का नाम किसी को याद है? ये क्वेश्चन आता है काफी बार कि काला पानी में जो जेल थी वो क्या नाम था उसका, ठीक है। तो उसका नाम था सेलुलर जेल, ठीक है। तो सेलुलर जेल ध्यान रखिएगा। तो वहां पर ये गए थे, तो काफी बहुत ही आप तो उस जेल के बारे में यूट्यूब पे देख लेना। बहुत ही मतलब विकट परिस्थितियां, विकट तो बहुत ही कम शब्द, छोटा शब्द है, मतलब आप अमानवीय परिस्थितियां थी वहां पर। तो वहां पे इन्होंने सरवाइव किया था, वहां से आए थे ये, ठीक है ना। तो अब इन्होंने मूवमेंट जो है वो शुरू किया था। तो कांग्रेस जो है अब एकजुट हो गई थी, जो टूटी थी 1907 में, अब 10 साल बाद दोबारा से जुड़ गई थी 1916 में। थैंक्स टू एनी बेसेंट, उन्होंने इस पे काम किया था, ठीक है। चलिए, हमारे बापू जो है, हमारे महात्मा गांधी जी जो है, उन्होंने रेस्ट कर लिया होगा, तो आइए जरा उनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं हम, उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो महात्मा गांधी की स्टोरी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो बापू जो है, उनके बारे में अगर आप देखें तो इस तरह से दिखते थे वो, पूरा उनका लाइफ साइकिल है ये। इस तरह से हमारे बापू दिखते थे। और ऐसा नहीं कि उनके बाल नहीं थे, बाल तो शुरू से ही थे, ठीक है ना। बुढ़ापे में आकर थोड़े उनके बाल कम हो गए थे, ठीक है। तो टाई वाई पहनते थे, कोट वोट पहनते थे, आप देखें तो बैरिस्टर थे वो, ठीक है ना। जन्म हम सब लोग जानते हो कि उनका जो जन्म है वो कहाँ पे हुआ था। हमारे बापू का जन्म जो था 2 अक्टूबर 1869, 1869 में पोरबंदर गुजरात में हुआ था। इनके पिताजी, जिनका नाम था करमचंद उत्तमचंद गांधी, ये इनका, अब बापू का नाम है मोहनचंद करमचंद गांधी। तो मोहनचंद करमचंद जो है उनके पिता का नाम। आप जो बापू के पिता थे उनका नाम था करमचंद उत्तमचंद गांधी। तो करमचंद उत्तमचंद गांधी जो थे, उत्तमचंद बापू के, हमारे हमारे जो बापू थे उनके ग्रैंड फादर थे, ठीक है ना। तो ये ऐसा ऐसा नहीं कि हमारे बापू जो थे वो, उनके पापा जो थे वो कुछ काम वाम नहीं, दीवान थे अच्छे खासे भैया। बेटे को उन्होंने बैरिस्टर बनने के लिए इंग्लैंड भेजा। छोटी मोटी बात नहीं है भैया, पहले के समय में इंग्लैंड भेजना, आप लोग जानते हैं कितना पैसा वैसा लगता होगा। तो वहां उस समय उन्होंने उनको इंग्लैंड भेजा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर तो दीवान थे वो, ठीक है ना। दीवान एक तरह से अच्छी खासी पोस्ट होती है, ग्रुप डी बी की पोस्ट मान लीजिए, ग्रुप बी वगैरह, फाइनेंस का काम जो संभाले। जैसे इस बार जैसे वो तहसीलदार होता है ना, समथिंग कुछ उसके बराबर, मतलब एग्जैक्ट तहसीलदार नहीं, कुछ उसके बराबर जो है, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है, इनको काबा गांधी के नाम से भी जानते थे, ठीक है ना, काबा गांधी, ठीक है ना। तो बापू के जो पापा थे उनको काबा गांधी के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अब क्या था कि आगे फिर जब बापू थे तो शुरू से ही जो है वो भोले से बच्चे जैसे थे, मतलब शरीफ से थे वो, ठीक है ना। तो अब शरीफ से थे तो घर वालों को भी बड़ा टेंशन होती थी कि यार बापू जो है बहुत शरीफ से है, कहीं आगे जाके कोई गलत संगति में पड़ गए, कहीं व्हाट्सएप वगैरह ज्वाइन कर लिया, फेसबुक ज्वाइन कर लिया, गलत लोगों के चक्करों में फंस गए तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है ना। अरे अब वो डिस्क्लेमर जानते हैं ना, मैंने आपको पहले लास्ट क्लास में भी एक डिस्क्लेमर दिया था कि आने वाली सारी घटनाएं काल्पनिक है, वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, इसमें मिलने वाले पात्र मात्र सहयोग होंगे। तो भैया, तो ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, कहीं ये मत समझ लेना कि उस समय कोई व्हाट्सएप था या कुछ था। तो थोड़ा सा ये मैं इसको मॉडिफाई कर रहा हूँ स्टोरी को, ताकि आपको सुनने में मजा आए।
बाकी हाँ, इसका बेस लाइन सेम ही है, ठीक है ना, कि बापू थे, उनके पिताजी भी थे, उनका नाम भी यही था, दीवान थे, वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें मोटा मोटी घटनाएं वैसी हैं। और लेकिन उसके आसपास जो आपको थोड़ा सा रंगीन सा चमक दिख रही है, ठीक है ना, तो वो थोड़ा सा, ठीक है। तो इसलिए तो उन्होंने ये कहा। हाँ जी, हाँ भवेश, पूछो क्या था, बताइए। भवेश, अपने आप को अनम्यूट करो। हेलो सर। हाँ बोलो। सर ये क्या नाम बताया था सर इनका, एक बार बताना इनका, इनका जो इन पिक्चर में जो आ रहे हैं। पिक्चर में तो भाई मोहनचंद करमचंद गांधी जी की पिक्चर है ना ये तो। अच्छा सर। हाँ, गांधी जी की पिक्चर है भाई ये। उन्हें पहचान में नहीं लगे थे सर। हाँ, तो अभी वो बाल नहीं है ना उनके, इसलिए तुम्हें पहचान, बचपन की फोटो नहीं जानते होंगे ना उसका। ओके सर। ठीक है ना। तो इसलिए जो छोटे में मतलब शादी भी थोड़ा जल्दी हो गई उनकी, आप जानते होंगे, कस्तूरबा गांधी, ठीक है ना। तो कस्तूरबा गांधी जो है वो ठीक है, तो कस्तूरबा गांधी जो है वो, उनकी वाइफ, 13 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई बापू से, ठीक है। और बापू की मदर का नाम तो आप सबको पता होगा ना, बापू की मदर का नाम क्या है, किसी को पता है? पुतली बाई, ठीक है ना। पुतली बाई जो है वो बापू की मदर है, ठीक है ना। तो इसलिए तो अब मोटा माटी बात यह है कि शादी थोड़ा जल्दी हो गई, ठीक है ना। अब घर वालों को भी टेंशन नहीं कि भाई चल ठीक है। अब बापू ने बोला कि अब मेरे को बाहर पढ़ने जाना है, तो घर वालों ने कहा यार बाहर ऐसे जाएगा तो पता नहीं बाहर कहीं शादी वादी ना कर ले, कुछ ना कर ले। तो घर वालों ने कहा कि भाई शादी कर लो, चले जाओ फिर बाहर। तो अब जब उनकी शादी हो गई तो बापू ने कहा ठीक है भैया अब मैं जाऊं, तो घर वालों ने कहा जाओ, ठीक है। तो बापू फिर बाहर चले गए, ठीक है ना। बाहर कहाँ गए? इंग्लैंड गए। क्या करने? बैरिस्टर बनने गए, ठीक है। तो बैरिस्टर बनने गए तो अब क्या हुआ कि उन्होंने अपना पूरा पढ़ाई की वहां पे, लॉ वॉ किया, ठीक है ना। लंदन का माहौल था, ठीक है ना। वहां से लौटे 1891 में, ठीक है ना। अब वहां से लौटे, तो अब बापू ने अब क्या करे भाई, अब सीख के आए हैं, लॉ सीख के आए हैं, डिग्री वगैरह ले ली है, तो अब काम धंधा करना है। गुजराती तो वैसे ही है, खाली तो बैठ नहीं सकते, ठीक है। तो क्या करे, तो भैया फिर बापू ने बोला कि मेरे को ना साउथ अफ्रीका जाना है। तो घर वालों ने कहा भाई साउथ अफ्रीका क्यों जाना है? उन्होंने कहा कि भाई क्या करूंगा, अब जो पढ़ के आए हैं उसको थोड़ा कमाई धमाई करें, थोड़े से सीखे हम उसको, ठीक है। तो बाप उनको कहा कि भाई पूरा भारत आपका है, अब यहाँ पे अपना ऑफिस खोल लो, यहाँ पे कोई कमी है क्या? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, यहाँ पे नहीं। अब वो मकसद ये था ना कि भाई बाहर से आए हैं, नाइट लाइफ वगैरह, अब कहाँ इंडिया में वैसी लाइफ हो। तो वो लग गया, बापू को हवा लग गई थी बाहर की। बहरहाल, तो बापू जो है वो कहने लगे कि भाई साउथ अफ्रीका जाना है। तो उन्होंने कहा भाई थोड़ी देर के लिए जाऊंगा, 2 साल, 2-3 साल के लिए जाऊंगा और आ जाऊंगा वहां से वापस जल्दी। पूरा बापू 2-3 साल तो छोड़ो, पूरा 15 साल लगा के आए थे वहां पर। 1915, 1983, 1893 में गए थे और वहां से 1915 में वापस आए थे। 15 साल पूरा उन्होंने लगाया था, 15-20 साल वहां पे लगाया पूरे, ठीक है ना। तो घर वालों ने बोला ठीक है भाई जाओ, लेकिन इसको साथ में ले जाओ, मतलब उनकी वाइफ जो थी उनको साथ में ले जाओ। भाई भाई सिंपल सी बात है ना भाई, तुम वहां पर हो, तुम्हारी वाइफ यहाँ पर ऐसे, और वो भी बेचारी जो है वो ऐसी तुम्हारे को लेटर वेटर लिखती रहेगी, संदेशे आते हैं, हमें तड़पाते हैं, चिट्ठी आती है, पूछे जाती है, लिखो कब आओगे। तो इससे अच्छा भाई तुम इनको ले ही जाओ, ठीक है ना, तो अपने साथ ही ले जाओ। तो बापू और हमारी जो कस्तूरबा गांधी जी हैं वो गई। तो बापू और गए तो दो थे, लेकिन वहां से आए 4 लोग, 6 लोग। बापू जो है वो, उनके बेटे हो गए वहां पर, हरीलाल, मनीलाल, देवदास, रामदास। तो ये बापू के 4 बेटे, ठीक है ना। तो कहते हैं कई जगह पे, मैंने पढ़ा भी था कि इनका जो सबसे बड़ा बेटा था हरीलाल, वो थोड़ा बिगड़ सा गया था भाई, वही ना संगति, अगर इंडिया में रहता तो बच जाता, वहां पे रह के बिगड़ गया, हिप्पी बन गया। हिप्पी यार वो होता है जैसे वो अरे वो जिनको वो कुछ दीन दुनिया का कोई वो नहीं है, ड्रग्स वगैरह उसमें रहते हैं, आ, दम मारो दम, देखी होगा अगर गाना सुना होगा तो उसमें वो वही है, ठीक है ना। तो वैसा वो बन गया वो, ठीक है ना, वहां पर, ठीक है। तो वहां पर वैसा बन गया ये, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि अब बापू का संघर्ष जो है वहां पे शुरू हुआ, ठीक है ना। कहाँ पर? साउथ अफ्रीका में। तो वहां पर उन्होंने अपना संघर्ष शुरू किया। अब वहां पर अलग तरह का जो था एक संघर्ष था उनका। उन्होंने जब वहां पे पहुंचे तो देखा कि भाई यहाँ पे, अब जैसे तो हमारे यहाँ पे तो वो होता है ना,
ऊंची जाति, नीची जाति, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, वहां पर तो अलग तरह का था, वहां पे था रेसिज्म, वहां पे कलर वाला था, गोरा काला वाला सिस्टम था। एक दिन क्या हुआ कि बापू ना एक ट्रेन में सफर कर रहे थे, पीटर्सबर्ग एक जगह का नाम है, ठीक है ना, वहां पे जा रहे थे ट्रेन में एक जगह पे। तो क्या हुआ, पीटर्सबर्ग करके एक स्टेशन का नाम है वहां पर, तो वहां पर अब ट्रेन में बैठे हुए बापू, अब अच्छे खासे थे, फैमिली अच्छी खासी थी, लॉयर भी थे, पैसे वैसे थे उनके पास। तो बापू ने फर्स्ट क्लास का टिकट लिया हुआ था, फर्स्ट ए का, ठीक है ना। तो टिकट चेक करने वाला आया ट्रेन में, उसने कहा बापू से कि ओ भाई तू यहाँ पे क्या कर रहा है, तो उसने कहा भाई टिकट है मेरे पास। तो उसने कहा कि भाई नहीं नहीं नहीं, ये टिकट जो है यहाँ पे जो बैठने की जगह है केवल गोरे लोगों के लिए है, ये काले लोगों के लिए नहीं है। तो बाबू को बहुत इंसल्ट किया उसने, कालू वालू, मतलब बहुत ऐसे, बहुत उनको रेसिज्म के उसमें किया उन्होंने। और माना नहीं तो बापू को ना उठा के ट्रेन से नीचे फेंक दिया, चलती हुई ट्रेन से नहीं फेंका, ट्रेन रुकी हुई थी पीटर्सबर्ग स्टेशन पे, वहां पे उन्होंने फेंक दिया। अब बापू को गुस्सा आया, उन्होंने कहा अच्छा भाई, कपड़े वपड़े झाड़ो, उन्होंने कहा अब तू देख बेटा, अब आता हमारी सटक ली, अब तू देख। कह रहा क्या देख बेटा, कह रहा अब तू, मैं बताता हूँ तेरे को। अब तो बापू ने फिर अपना संघर्ष वहां से शुरू किया। और बापू के जो हथियार हैं, आप सब लोग जानते हैं बापू के वेपन जो हैं, सत्याग्रह, नॉन वायलेंस, ठीक है ना, और सर्वोदय, ये तीन बापू के वेपन्स है, सत्याग्रह, नॉन वायलेंस, अहिंसा और सर्वोदय, ठीक है ना। तो कहते हैं कि बापू ने सबसे पहले जो सत्याग्रह का प्रयोग किया था वो अफ्रीका में था, साउथ अफ्रीका में था 1906 में। याद कर लीजिएगा, इसको लिख भी लीजिएगा, 1906 में बापू ने सत्याग्रह का सबसे पहले उपयोग किया था, ठीक है ना। और अफ्रीका में किया था उन्होंने इसका प्रयोग। और फिर वहां पर जो है उन्होंने अपना संघर्ष शुरू किया, ऑफिस वगैरह खोले, अपने आश्रम वगैरह खोले अपने, ठीक है ना। और उनके ही आश्रमों में से कुछ का नाम आपको सामने दिखा रहा हूँ। जैसे कि साबरमती आश्रम तो हम सब लोग जानते हैं, बापू का बहुत फेमस आश्रम है। और यहाँ पर सब जानते हैं आप सब, साबरमती अहमदाबाद में है, गुजरात में है, ये बहुत फेमस आश्रम है उनका, ठीक है ना। तो ये तो बापू का यहाँ का है, लोकल मतलब इंडिया का है। उनका जो पहला आश्रम था ये था फ्यूनिक्स, फ्यूनिक्स। और ये जो था अपना कहाँ पे था, डरबन, डरबन में था, 1904 में था, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए बापू के तीनों वेपन्स के नाम लिखे हुए हैं, सत्याग्रह, सर्वोदय और अहिंसा, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट वाला था, नेक्स्ट वेपन जो था वो था हमारा, ये बहुत फेमस है, टॉल्स्टॉय। टॉल्स्टॉय बापू के एक दोस्त का नाम था, उनके नाम के ऊपर उन्होंने जो है फॉर्म खोला था, ठीक है ना। और ये जो था वो हमारा जोहानसबर्ग में, जोहानसबर्ग नाम ध्यान रख लेना, जोहानसबर्ग में था, ठीक है। तो ये बापू के तीन आश्रम थे, ठीक है ना, बहुत फेमस फेमस। अब इसके बाद बापू जो है वो भारत में आए वापस 1915 में, ठीक है। तो मेरे दोस्तों, बापू भारत में आए 1915 में, अपनी गाड़ी यहाँ से उन्होंने शुरू की, भारत में अपनी सेकंड इनिंग मान लीजिए शुरू की। तो अब यहाँ पे वो अपना जादू किस तरह से दिखाएंगे, चलिए मैं जलियांवाला बाग के बारे में आपको बता रहा था। तो जलियांवाला बाग जो है वो अमृतसर में पड़ता है, और ये गोल्डन टेम्पल जो अपना गुरुद्वारा है वहाँ पे बहुत फेमस सिखों के लिए, उसके पास में है ये। तो क्या हुआ कि 13 अप्रैल के जो था दिन, उस दिन आ रहे थे वहां से लोग अपना अरदास करके। तो यहाँ पर एक तरह से तो सिखों के लिए मेला टाइप का है, बहुत फेमस है ये, तो एक मेला वेला टाइप लगता है और ये सारी चीजें होती है। तो इसमें जो है वो आ रहे थे वहां पर। अब आ रहे थे तो क्या हुआ कि मैंने आपको वो जगह के बारे में आपको दिखाया है, वो जगह कि वो जगह जो है वो कहाँ है। वो मतलब बहुत नैरो सी जगह है ये, अगर आप देखें यहाँ पर तो अ, इधर जो है वो यहाँ से जाने का रास्ता है। और ये जो जगह है ना, ये तीन तरफ से जो है बड़ी बड़ी ऊंची दीवारों से जो है वो घिरी हुई है, ठीक है ना। बड़ी बड़ी ऊंची जो दीवारें हैं उनसे घिरी हुई है, इतनी बड़ी बड़ी देखिए यहाँ पे दीवारें सी हैं, ठीक है ना, इनसे घिरी हुई है। अब क्या हुआ कि ये जो पहुंचे यहाँ पे लोग, तो उसको जगह को घेर लिया, किसने घेर लिया, वो जनरल डायर ने। और वहां पर लोगों के ऊपर जो है वो निशाना लगाया। अब वो रॉलेट एक्ट में ये लिखा हुआ था कि जो भी ऑफिसर जिसको भी लगे कि हाँ भाई कोई गड़बड़ होने वाली है तो वो कोई सा भी एक्शन ले सकता है, ये लिखा हुआ था उसने। तो अब यहाँ पर जो है उसने मतलब अपना घेर लिया पूरा उसको, इलाके को, मतलब एक ही रास्ता जाने का, उसको घेर लिया और गोलियां चला दी। अब वहां पर जो है अगर आप देखें यहाँ पर इस तरह के निशान जो है आज भी वहां पर हैं,
लगे हुए हैं ये निशान, ऐसे गोलियों के ऊपर ऐसे ऐसे वो पेंट से बने हुए हैं ये निशान, ठीक है ना, आप यहाँ पे देख रहे होंगे यहाँ पे। और ये जगह थी जहाँ पर ये ऐसा, वहाँ पे एक वो भी लगा हुआ है, एक पिलर सा लगा हुआ है, ये वही जगह थी जहाँ से खड़े होके वो निशाना लगाया था उन्होंने, अंग्रेजों ने, ठीक है ना। ये इस तरह का वहाँ पे एक पिलर भी लगा हुआ है, कभी जाना हुआ तो देखना इसको। तो बड़ा ही एक नरसंहार था, कहा जाता है कि मतलब बहुत से लोग मारे गए। अंग्रेजों की रिपोर्ट जो थी वो कहा जाता है कि उसमें 379 लोग मारे गए, 379, जबकि असली जो चीज थी वो ये था कि यहाँ पर करीब करीब जो है वो 1000 से ज्यादा लोग, जो एक रिपोर्ट यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर तो नहीं लिखा हुआ, हाँ ये लिखा हुआ, अगर कांग्रेस ने जो है वो अकाउंट किया कि यहाँ पे 1000 से ज्यादा लोग मारे गए थे, 1500 से ज्यादा लोग तो घायल हुए थे। आप सोचो 2500 लोग एक जगह पे थे, कितना बड़ा वो इलाका होगा और कितना पैक इलाका होगा, वो चारों तरफ से वो घिरा हुआ है, एक ही रास्ता है जाने का। और तो वो सोचो कि वो कितना, मतलब क्या मेला, मतलब वो उसका आप इमेजिन करने की कोशिश की हो कि कितना ज्यादा भीड़ होगी वहां पर। और कहते देखो यहाँ पे फायरिंग देखो, 15 मिनट के अंदर 1600 गोलियां चला दी थी, ठीक है ना। ये राइफल का नाम भी आ जाता है कभी कभार एग्जाम में, ठीक है ना। तो ये मतलब इतना जबरदस्त थे, ठीक है ना। और वहाँ पे हाँ कुआं भी था, और वहाँ पे वो गिरे भी थे वो बहुत सारे लोग, बहुत सारे जो है, ठीक है। तो मैसेकर कहा जाता है, जन नरसंहार कहा जाता है। मैसेकर का मतलब होता है नरसंहार, मतलब हजारों में जो है लोगों का जो है वो कत्ल करना, उसको कहा जाता है। तो एकदम पूरा देश में जो है बवाल सा उठ गया था, बहुत से लोगों ने बहुत इसमें जो है वो विद्रोह प्रकट किया था। हमारे जो अपने क्या नाम है ये बापू जो थे, सॉरी ये रविंद्रनाथ टैगोर जो थे, उन्होंने जो है वो, अगर आप यहाँ पर देखें तो रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है अपना एक उनका उपाधि उनको मिली हुई थी नाइटहुड, उसकी वो उपाधि जो है उन्होंने वापस कर दी थी, ठीक है। नाइटहुड की उपाधि उन्होंने वापस कर दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। फिर उसके बाद शंकर नायर, ये वायसराय के जो एक संगठन था, उसमें कानून बनाते थे, कानून बनाने का काम करते थे, मतलब कानून वगैरह बनाते, तो उन्होंने वहां से रिजाइन कर दिया था। मतलब इतनी जबरदस्त ये घटना थी, इसको लोगों इस घटना ने लोगों को इतना आहत किया था कि लोगों ने जो है वो इस तरह से जो है वो किया। बापू ने भी वो जो अपना चला रखा था ना, वो सत्याग्रह, ध्यान हो, वो सत्याग्रह चला रखा था ना यहाँ पे, अगर आप देखें तो ये वाला 6 अप्रैल वाला, ये उन्होंने वापस ले लिया। उन्होंने भी फिर आगे जाके फील किया यार कि काश ऐसा, अगर शायद मैं ना करता ये चीज, अगर मैं ना करता तो शायद लोग ना इकट्ठे होते, तो ये दोनों पकड़े ना जाते, अगर मैं ऐसा ना करता तो ये दोनों लोग पकड़े ना जाते, ये दोनों, और ये दोनों लोग ना पकड़े जाते तो लोग इकट्ठा ना होते वहां पर। तो बापू ने को बोला कि यार शायद कोई गलती वलती ना हो गई मेरे से, शायद कोई, मतलब वो होता है ना एक अच्छा इंसान गिल्टी फील कर लेता है, ठीक है ना, वैसे से एक तरह से जो है उन्होंने फील किया, ठीक है। बहरहाल एक ऐसा भी है कि आगे जाके 1940 में जो है लंदन के अंदर, अच्छा ये एक हंटर कमीशन था 19, क्योंकि बवाल इतना ज्यादा और था, इतना विद्रोह और था कि अंग्रेजों ने एक कमीशन बनाया जिसका नाम था हंटर कमीशन, जिसको कहा गया कि आप देखो कि कहीं ये जनरल डायर ने कुछ गलत तो नहीं किया। अब जनरल डायर को पेश किया गया उसमें, हंटर कमीशन में, तो उसने कहा कि भाई मैंने क्या गलत किया, आपने रॉलेट एक्ट में ये खुद से लिखा हुआ है कि अगर ऑफिसर को लगे कि कुछ गलत होने वाला है तो अपनी तरफ से फैसला ले सकता है। तो मुझे लगा कि भाई गलत होने वाला है, तो मैंने फैसला ले लिया। भाई इतने सारे लोग खड़े थे वहां पर, अगर वो कुछ कर देते तो मतलब कौन जिम्मेदार होता, फिर तो आप लोग मेरे को ही बोलते ना कि मैं वो। तो अब उस बेवकूफ को इतना नहीं लगा कि वहां पर बच्चे बूढ़े थे, औरतें थी, वो क्या ही क्या करते। बहरहाल जो भी है वो, उसने अपना अपने आप को सिद्ध किया कि भैया आपने कानून ऐसा बनाया हुआ था, मैं क्या करता बताओ, या तो कानून ना बनाते। अंग्रेजों ने कहा यार बात तो ठीक है, इसने तो कानून को ही फॉलो किया है। तो उस उन्होंने हंटर कमीशन ने जो है जनरल डायर को बाइज्जत बरी कर दिया। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप आपकी कोई गलती नहीं, आप चाहो। लेकिन उन्होंने कहा कि यहाँ पे मत रुको, क्योंकि यहाँ पे इतना सारा बवाल हो रखा है कि अगर आप किसी के हाथ में लग गए ना, तो सब आपको आधा आधा पौना पौना ग्राम घर ले जाएंगे। आप यहाँ पे मत रुको, आप जो है वो इंग्लैंड जाओ। तो उसको इंग्लैंड वापस भेज दिया। वहां की पार्लियामेंट ने जो है उसको अवार्ड दिया कि यार तुमने बहुत अच्छा काम किया है, तुमने जो है वो मतलब अंग्रेजों का लिए बहुत अच्छा काम किया, तो उसको अवार्ड दिया। मतलब आप देखो क्या उनका दिमाग था, तो उन्होंने एक तरह से उनको अवार्ड दिया। तो ये सब चीजें हुई थी। आगे जाके फिर 1940 में लंदन के अंदर उधम सिंह ने जो है उनको गोली मारी थी, ठीक है ना। तो ये था, उधम सिंह ने उनको जो है वो गोली मारी थी, ठीक है। तो पूरे देश में जो है, जैसे कि मैंने बोला कि एकदम शांति हो गई थी, एकदम ऐसा लग रहा था कि यार कोई घटना होने वाली है। आप जानते हैं ना कि एकदम मौसम साफ हो तो
मौसम साफ होता है तो फिर इवेपोरेशन बहुत ज्यादा होती है, इवेपोरेशन वो बाष्पोत्सर्जन बहुत ज्यादा होता है, और फिर आगे जाके बारिश के अच्छे खासे चांस बन जाते हैं, ठीक है ना। तो आज बारिश के अच्छे खासे चांस बन जाते हैं, तो वही कि ये इतनी शांति, वो कहते हैं ना, कहावत भी है हिंदी में, एक वो देयर इज अ सेइंग ना, कि इतनी शांति क्यों है भाई, ये शांति तूफान से आने के पहले की शांति है। तो इतनी शांति हो गई थी पूरे देश में, जो है वो खामोशी से छा गई थी, और ये खामोशी जो थी अपने अंदर दबाई हुई थी एक आंदोलन को, और उस आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी वो 1919 के ही टाइम में हुई थी, लेकिन 1920 में उस पर परवान चढ़ा था। लेकिन उससे पहले आगे बढ़े तो, लेकिन एक कानून जो है उन्होंने बनाया जिसका नाम था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो था, ये कानून था अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया। 1909 में उन्होंने बनाया था मॉर्लेमेंटो एक्ट। 1919 में उन्होंने बनाया कौन सा, चेम्सफोर्ड। चेम्सफोर्ड कौन है, ये वही उनके वो जो वाइसरॉय हैं उन वो है वो ये, ठीक है ना। तो ये कानून जो है उन्होंने बनाया चेम्सफोर्ड, ठीक है ना, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, ठीक है ना। तो 10 साल का जो है ये और इसमें ये प्रावधान रखा गया कि आप नेक्स्ट 10 ईयर बाद हम इसको ना रिव्यू करेंगे। रिव्यू मतलब कि रिन्यू करेंगे, कि अगर सपोज कि अगर कानून में कोई बदलाव है तो हम बदलाव करेंगे, नहीं तो फिर यही कानून चलता रहेगा। लेकिन वो करेंगे हम 10 साल बाद, मतलब करेंगे 1929 में, 29 में करेंगे, ठीक है। तो ये उन्होंने कहा। अच्छा जी, चलो। तो मैंने आपको कहा कि आंदोलन जो है वो एकदम खामोशी लिए हुए था किसी बड़े आंदोलन की, ठीक है ना। तो वो बड़ा आंदोलन की शुरुआत जो थी हुई थी किससे, खिलाफत मूवमेंट से। खिलाफत मूवमेंट क्या था, देखिए अब क्या हुआ कि अंग्रेजों जो युद्ध लड़ रहे थे तो दो ग्रुप थे। अगर आपको थोड़ा सा वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में पता हो तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में दो ग्रुप थे। एक का नाम था मित्र राष्ट्र और एक का नाम था धुरी राष्ट्र। इंग्लिश में कहते हैं एलाइड ग्रुप्स, और दूसरे का नाम है एक्सिस ग्रुप। एलाइड ग्रुप्स में जो मित्र राष्ट्र थे उसमें थे यूके, फ्रांस, यूएसए, ये सब लोग थे। और दूसरी तरफ जो थे अपने ये एक्सिस वाले जो थे वो थे कौन से, ये जर्मनी, इटली, टर्की, ये सब लोग थे। अच्छा, टर्की जो था ये था किसके ये खिलाफ था, अंग्रेजों के खिलाफ था। टर्की में ना उस समय चल रहा था साम्राज्य किसका, ऑटोमन साम्राज्य, ऑटोमन एम्पायर, ठीक है ना। ऑटोमन एम्पायर चल रहा था, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑटोमन एम्पायर, ठीक है ना। जिसमें जो हेड था उसका, जो राजा था, जो सम्राट जो था उसका, उसके पद का नाम था खलीफा। खलीफा, खलीफेट कहते हैं इसको, खलीफा कहते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। अब ये क्या था खलीफा, ये जितने भी मुस्लिम थे, पूरे दुनिया भर के जितने भी मुस्लिम थे उनका धर्मगुरु था। मतलब एक तरह से उनका मेन लीडर था। जितने भी मुस्लिम थे भारत में भी जितने, उनका भी धर्मगुरु था, ठीक है ना। तो अब क्या हुआ कि अंग्रेजों ने युद्ध किया इनके खिलाफ, तो और भारतीयों से बोला कि आप ना हमारा इसमें साथ दो, इस युद्ध में। तो जो भारत के मुसलमान थे ना, उसने कहा कि भाई हम आपका साथ कैसे दे सकते हैं, हमारे तो धर्मगुरु हैं आपके खिलाफ लड़ रहे हैं। तो जो ये अंग्रेज थे इन्होंने वादा किया कि भाई आप हमारा साथ दो, आगे जाके ये जो अपना ये इसमें युद्ध होगा ना, खत्म होगा, तो हम आपके खलीफा को ना कुछ नहीं करेंगे, उनको ना बाइज्जत बरी कर देंगे। भाई हो सकता है ना गलत संगति में पड़ गए, गलत लोगों के चक्कर में पड़ गए, कोई बात नहीं, हम उनको ना बाइज्जत बरी कर देंगे। अब क्या हुआ कि जब युद्ध खत्म हुआ तो जो बिल फटा वो खलीफा के नाम पे फटा, उनको उनको उनके पद से हटा दिया। खलीफा को उनके पद से हटा दिया और उनको बड़ा इंसल्ट किया, ठीक है ना, उनको साम्राज्य को। तो भारत में ये एक तरह से होगा कि यार ये तो तुमने वादा खिलाफी कर दी। खिलाफत का मतलब, वादा खिलाफी का मतलब तुमने जो प्रॉमिस किया था वो तो तोड़ दिया तुमने, वादा खिलाफी कर दी। तो उसी को ध्यान में रखते हुए खिलाफत मूवमेंट शुरू हुआ भारत में, खिलाफत मूवमेंट शुरू हुआ, ठीक है ना। तो ये चीज जो है वहां पर शुरू हुई, ठीक है। अब यहां पर चालू करने वाला इसको कौन था, तो इसको शुरू करने वाले जो थे वो थे कौन, मोहम्मद अली, शौकत अली। तो ये अली ब्रदर्स थे, इसका नाम ध्यान रख लेना, अली ब्रदर्स कहते हैं इनको, अली ब्रदर्स। तो ये लोग जो थे ये इसमें वादा खिलाफी, मतलब ये इस खिलाफत मूवमेंट में थे, ठीक है ना। तो इन्होंने इसमें इसका जो है वो साथ वगैरह दिया था, ठीक है ना। इस आंदोलन में जो है साथ वगैरह दिया था। तो खिलाफत मूवमेंट जो है वो शुरू हुआ यहाँ पर, यहाँ से शुरू हुआ। आगे बढ़ते हैं इसमें। गांधी जी भी फिर आगे जाके इसमें जुड़े, जो अपने शौकत अली मौलाना, जो शौकत अली थे और ये मोहम्मद अली थे, इन्होंने फिर जो है वो गांधी जी से मदद मांगी कि गांधी जी आप ना थोड़ा आंदोलन में अगर आ जाओगे तो लोग को ना थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, लोग को मोटिवेशन मिलेगा थोड़ा सा, जो है वो मतलब आंदोलन से जुड़ेंगे। तो गांधी जी आए यहाँ पर,
उन्होंने जो है यहाँ पर इसकी जो सभा थी, इसकी मीटिंग जो थी, उन्होंने उनको गांधी जी ने को एड्रेस किया। तो गांधी जी ने कहा यार यहाँ पे तो बहुत अच्छा है, अच्छा खासा यहाँ पे माहौल बना हुआ है। मुस्लिम लीग जो थे वो, अब क्या था कि भारतीय मतलब जो हिंदू थे वो तो पहले से ही खिलाफ थे अंग्रेजों के। जलियांवाला बाग कांड करके सिख भी खिलाफ हो गए, और अभी खिलाफत मूवमेंट शुरू हो गए तो मुस्लिम भी खिलाफ हो गए। तो गांधी जी ने बोला कि यार हथौड़ा मतलब जो है वो अपना ये लोहा गर्म है, और हथौड़ों को उठाओ और मार दो चोट, मतलब हथौड़ा गर्म है और हथौड़ा उठाओ मार दो चोट। तो ये मौका बहुत अच्छा है। तो गांधी जी ने इसी मौके का फायदा उठाया, और अपने इसी मौके का फायदा उठा के गांधी जी ने भारत में अपना पहला आंदोलन, संपूर्ण भारत में अपना पहला आंदोलन जो है वो शुरू किया। ठीक है ना, संपूर्ण भारत में, जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट। नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट 1920-1922 ये गांधी जी ने शुरू किया, और बड़ा बढ़ चढ़ के इसका जो है वो किया गया कि गांधी जी ने शुरू किया है, हम सबको साथ देने देना है वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे देखिए, स्टार्टेड बाय गांधी जी, एम के गांधी, ठीक है ना। और उन्होंने इस आंदोलन को शुरू किया किससे? अपना केसरी हिंद, ध्यान है वो केसरी हिंद उपाधि दी थी वो अंग्रेजों ने, जो बापू को दी थी मदद करने के लिए वगैरह वगैरह, ये सब चीजें। पॉलिसी क्या थी? वही अंग्रेजों ने को जो है उनके बॉयकॉट करना हर तरफ से, उनके वस्तुओं को इस्तेमाल नहीं करना है, और सारी चीजें जो है वो अपना उनको जो है वो करना है, उनको अगेंस्ट पे जाना है उनके, ठीक है ना। और अपने जो ये हमारे जितने भी काम करने वाले लोग हैं, जो अंग्रेजी दफ्तरों में काम करते हैं, स्कूल कॉलेजेस में जो पढ़ रहे हैं बच्चे, वो सब बाहर निकल आओ, अंग्रेजों को किसी भी सेंस में हमने साथ नहीं देना, बाइकआउट करना है। ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 1 अगस्त 1922 में। तिलक दिवस इसको कहा जाता है, क्यों? क्योंकि ठीक इसी दिन हमारे बाल गंगाधर तिलक, वही जिन्होंने चप्पल मारी थी, उनकी डेथ हो गई थी। तो यहाँ से तिलक दिवस के रूप में शुरू होता है। कांग्रेस का सेशन जो था फिर नागपुर में आगे जाके दिसंबर में हुआ था, स्पेशल सेशन, जिसको सीबी राघवाचारी ने वो किया था स्पेशल। ये वाला जो था वो 1920 में राघवाचारी ने किया था। ज्यादा कुछ हुआ नहीं सेशन में, क्योंकि वो मौत की खबर मिल गई ना, तो ज्यादा कुछ हुआ नहीं, कोई ढोल वगैरह नहीं बजा, ठीक है ना। फिर आगे जाके स्पेशल सेशन हुआ, क्योंकि अब भाई सेशन जल्दी खत्म कर दिया, क्योंकि भाई डेथ हुई थी, शोक सभा थी, जल्दी खत्म कर दिया, तो लोगों को अच्छे से गाइडेंस नहीं मिल पाई। पहली बार ऐसा हुआ था कि 1 साल में 2 बार सेशन हुआ था। स्पेशल सेशन हुआ था कलकत्ता में, और लाला लाजपत राय जो थे वो इसमें हेड बने थे। लाला लाजपत राय बाल गंगाधर तिलक के बहुत अच्छे जिगरी दोस्त थे, तो एक तरह से श्रद्धांजलि देने के लिए वो इसमें बने थे। और इस आंदोलन की एक स्पेशल बात ये थी कि वो खिलाफत मूवमेंट और ये नॉन कोऑपरेशन दोनों को साथ में मिक्स कर लिया था। तो भारत में हिंदू मुस्लिम एकता का एक बहुत अच्छा नमूना था ये। और आपको शायद पता ना हो, मोहम्मद अली जिन्ना, जिनको आप ये मानते हैं कि पाकिस्तान उन्होंने क्रिएट किया था और किया भी था, वो इस आंदोलन में पार्टिसिपेट किए थे गांधी जी के साथ, वो इस आंदोलन में जुड़े थे। और वो अरेस्ट हुए थे इस आंदोलन में, पहले व्यक्ति थे जो अरेस्ट हुए थे। बड़ा ही विचित्र सी बात है, आप कहते हैं कि वो भारत के खिलाफ थे, बट इस आंदोलन में जो है वो अरेस्ट हुए थे, और वो गांधी जी के साथ बढ़ चढ़कर जो है इस आंदोलन में भाग लिए थे। शुरू शुरू में मोहम्मद अली जिन्ना जो था, उनका नेचर जो था वो बहुत सेकुलर था, लेकिन आगे जाके फिर वो अपॉर्चुनिटिस्ट बन गए थे, कि उन्होंने कहा था कि हमें उनको अलग देश चाहिए। लेकिन शुरू शुरू में बहुत उनका वो देशभक्ति का काइंड ऑफ वो था उनका नेचर। वायसराय चले गए, वो वायसराय जो चेम्सफोर्ड जिसने कानून बनाया था वो चला गया, अब उसकी जगह लॉर्ड रीडिंग आ गया 1921 से लेकर 1926 तक। प्रिंस एडवर्ड जो था उसने भारत में उनका एंट्री हुई, ठीक है ना। और 1921 में वो आए। यहाँ पे भारत का ध्यान कीजिए, भारत का पहला झंडा जिसे हम कहते हैं ना ऑफिशियली झंडा, 1921 में डॉक्टर पिंगली, ये नाम ध्यान रखिएगा, पिंगली ने डिजाइन किया था, गांधी जी ने इसको एक्सेप्ट किया था, वो चरखे वाला झंडा। ये क्वेश्चन आता है कि भारत का झंडा जो है किसने डिजाइन किया था? पिंगली, ठीक है ना। तो वी पिंगली नाम है उनका, 1921 में ही वो हुआ था, ठीक है ना। तो इसमें ये सारा हुआ था। बढ़ चढ़ के लोगों ने इस आंदोलन में भाग लिया था, बहुत ज्यादा लोग जो थे वो उत्साहित थे, उनको ये पक्का लग गया था कि, और गांधी जी ने भी इवन तो बोल दिया था कि अगर हमारा आंदोलन इसी तरह से चलता रहा तो जरूर जो है हमें विद इन 1 ईयर के अंदर, मतलब 1 साल के अंदर जो है वो 1921 में बोला, मतलब 1-1.5 साल के अंदर, क्योंकि नुकसान बहुत हो रहा था अंग्रेजों को। तो बापू ने बोला कि हमें को 1-1.5 साल के अंदर जो है वो आजादी मिल जाएगी, अगर ये आंदोलन जो था इसी तरह से जो है वो चलता रहा, ठीक है। सब कुछ चल रहा था, 1921 निकला, 1922 आया, फरवरी का दिन था,
अपना फरवरी आप जानते हैं ना, वो थोड़ी थोड़ी सी सर्दी होती, इतनी ज्यादा भी सर्दी नहीं होती, जनवरी जनवरी और ये दिसंबर वाली सर्दी भी नहीं होती, मतलब मीठी मीठी सी सर्दी होती है। तो ऐसे ही था वो 5 फरवरी का दिन था। गांधी जी अपना आराम से बैठे हुए थे गार्डन वार्डन में, अपना काम कर रहे थे, अपना वो प्लानिंग कर रहे थे क्या करना है। अब जो वो कस्तूरबा गांधी जी हैं, वो आई, उन्होंने कहा कि भाई आपको तो आजकल टाइम ही नहीं मिलता हमारे साथ बात करने का, आप तो बिजी रहते हो। उन्होंने कहा कि हाँ क्या करें भाई, देश का काम है, उनको करना है सब कुछ। तो उन्होंने कहा कि चलो कोई नहीं, अब आराम से बैठ के चाय पीते हैं, बातें करते हैं। अब बापू अपना क्वालिटी टाइम कस्तूरबा गांधी जी के साथ बिता ही रहे थे, बातें कर ही रहे थे, इतने में उनको जो है एक मैसेज मिलता है व्हाट्सएप पे, उनको एक बजता है, उनका टिंग करके बजता है, उनको एक मैसेज मिलता है, एक वीडियो दिखती है उनको कि भैया वहां पर जो है घटना घट गई। कहाँ पर? घटना का नाम है चौरा चौरी इंसिडेंट। चौरा चौरी कहाँ पर है? गोरखपुर में। यूपी का ईस्ट इलाका है गोरखपुर। एक तो यूपी, ऊपर से उसका ईस्ट, बहुत खतरनाक इलाका है भाई गोरखपुर। यहाँ से यहाँ आते हैं योगी आदित्यनाथ, ठीक है ना, यहीं से सांसद बनते हैं, यहीं इन्हीं का इलाका है ये। गोरखनाथ कह रहा हूँ, सॉरी, ये गोरखपुर, ठीक है ना। चौरा चौरी इंसिडेंट हुआ। अब हुआ क्या था, पूरा सीन क्या था, क्या हुआ कि अपना जो यहाँ के लोग थे वो अपना आंदोलन कर रहे थे। तो आंदोलन कर रहे थे, बापू तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आप शांतिपूर्वक आंदोलन चल रहा था भाई, बापू का आंदोलन तो शांतिपूर्वक तो होना ही है, ठीक है। तो ये आंदोलन तब तक चल रहा था। अब क्या हुआ इतने में कि वहां के जो पुलिस वाले थे, वहां चौरा चौरी जहाँ पे चौकी थी, वहां के पुलिस वालों ने ना वो जो क्रांतिकारी थे उनको छेड़ना शुरू कर दिया, उनके ऊपर मूंगफली फेंकने लग गए, उनको छेड़ने लग गए, ये गांधी, ये गांधी, ऐसे ऐसे करके छेड़ने लग गए। अब भैया यूपी के लोग हैं, यूपी, और जैसा मैंने बोला वो भी ईस्ट यूपी, मतलब खतरनाक इलाका, ठीक है ना। वो मिर्जापुर, कालीन भैया, गोरखपुर, ये सब वहीं का इलाका ही है, ये समझ लो कैसा होगा, ठीक है ना। तो बड़ा खतरनाक इलाका है, ठीक है ना। तो अब उन्होंने जो है वो कहा कि अच्छा ऐसा है, तो उन्होंने अपने दिमाग में बोला कि गांधी जी आप थोड़ी देर के लिए चुप हो जाओ। अब वहां पे क्या किया लोगों ने, भीड़ ने जो है वो सब पुलिस वालों को पकड़ा और डाला कहाँ पर, उसमें चौकी के अंदर, ताला लगाया बाहर से, और उस चौकी में जो है आग लगा दी। कहते हैं 22 पुलिस वाले जो है उस चौकी में जल के जो है वो मर गए। अब ये घटना का वीडियो किसने? बापू को भेज दिया। अब भैया बापू ने जो है, जैसे ये देखा 5 फरवरी 1922 को, बापू ने जो है अपने स्टेटस लगा दिया, माई हार्ट इज ब्रेक। उनका दिल टूट गया भैया। उन्होंने कहा यार ये क्या कर दिया भैया, ये नहीं होना चाहिए था, ये सब कुछ। उनका दिल टूट गया और 12 फरवरी 1922 को उन्होंने इस आंदोलन को स्थगित कर दिया, उन्होंने इस आंदोलन को जो है वो बंद कर दिया। और यहाँ से जो है अच्छा खासा, अब मैंने आपको एक बार शुरू में भी बताया था ना कि मतलब आप खुद सोचो कि मतलब हमको ऐसे बहुत सारे ऐसे चांसेस मिले, बहुत सारे ऐसे कि जहाँ पे ऐसा लगे कि आजादी मिले ही मिले, बस अभी 4-5 महीने की बात है आजादी मिल जाएगी, बट आखिर में आके कुछ ना कुछ ऐसा हो गया कि मतलब वो फिर, मतलब गेम खत्म हो गया। अब उनमें से एक एग्जांपल ये भी है। इतना जबरदस्त आंदोलन चल रहा था, अच्छा खासा प्रेशर बना हुआ था कि गांधी जी ने, उन्होंने क्या कहा, गांधी जी ने उनको, अब जैसे उन्होंने आंदोलन खत्म किया तो अंग्रेज लोग जो थे उन्होंने कहा कि यार इसको पकड़ लो, ये जो है लोगों को भड़काता वगैरह, इनको पकड़ लो। तो बापू को पकड़ लिया और बापू को भेज दिया जेल में। अब कांग्रेस हो गई विदाउट बापू। कांग्रेस इज विदाउट बापू इज जस्ट लाइक मैगी विदाउट मैगी मसाला। अब आप सोचो कि बापू के बिना कांग्रेस वैसी ही है जैसे मैगी के बिना मैगी मसाला है। क्या है मजा मैगी के बिना मैगी मसाला? मैगी मसाले के बिना तो मैगी का कुछ मजा ही नहीं है, बेकार है वो तो। बस बात ही था, कांग्रेस के अंदर बापू नहीं है तो बेकार ही हो गई वो एक तरह से, ठीक है ना। बापू को जेल भेज दिया। अब जो है वो क्या हुआ कि बापू के जो, अब क्या था, जो गुस्से वाले लोग थे, जिसमें अपने ये, इसमें ये थे, क्या नाम है अपना, सुभाष चंद्र बोस, वो मोहम्मद अली जिन्ना, मतलब आप ये समझो कि गाड़ी ना 100 की स्पीड से चल रही है, और 100 की स्पीड में चल रही है, और सडनली जो है कोई ब्रेकर आ जाए बीच में, क्या हालत होगी? आप इमेजिन करो, आपकी बाइक जो है 100 की स्पीड में चल रही है और एकदम ब्रेकर आ जाए, क्या हालत होगी? वैसे ही हुआ था कि इतना अच्छा आंदोलन चल रहा था, बापू ने सडनली ब्रेक लगा दी। तो पूरे हर देश में, हर देशवासियों के दिल में जो है एकदम से, अरे बापू ये क्या कर दिया भाई। अगर यूपी वालों ने कुछ गड़बड़ की है तो भाई उनको पकड़ो, उनको उनको जो है आप जो है वो कुछ करो। आप जो है ये मतलब ऐसा क्यों है, आप ये क्यों कर रहे हो कि मतलब हम पूरे भारत में क्या वो क्यों कर रहे हो? अब बापू उससे पहले जवाब देते, वो मतलब उनको पकड़ लिया बापू ने, ओ सॉरी इन्होंने, अंग्रेजों ने पकड़ लिया उनको, ठीक है ना। तो अब इसके क्या था कि हमारे जो कांग्रेस पार्टी थी उसके अंदर ना, यहाँ पे ना डिवीजन हो गया सोच में। अब तो टूटी तो नहीं, जैसे कि पहले टूट गई थी ना नरम दल गरम दल में, वैसे तो नहीं टूटी, क्योंकि उसमें पता लग गया था कि असली फायदा तो अंग्रेजों को ही हुआ था, हमारे को तो कुछ हुआ नहीं था।
बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, इन सबको पता लग गया था कि अंग्रेजों को ही असली फायदा हुआ, हमारे को तो कुछ हुआ नहीं, हमारा मतलब कुछ सॉर्ट आउट तो कुछ हुआ नहीं। तो ऐसा कोई वो तो नहीं हुआ कि मतलब ऐसा कोई हाँ कि मतलब कांग्रेस टूट गई हो, ऐसा तो नहीं हुआ। हाँ, लेकिन नई सोच बनी। नई सोच क्या बनी कि हमको ना चुनाव लड़ना चाहिए, चुनाव लड़के हमें वो पार्लियामेंट में जाना चाहिए और वहां पे जाके ना परेशान, जैसे कि अभी ये आपने देखा होगा, अभी ये सेशन हुआ था, तो इस सेशन में किसान बिल वगैरह इनकी सबकी बात हुई थी ना, तो कोई भी जो है वो काम करने नहीं दिया मोदी सरकार को। तो ऐसे ही हम ना ऐसे शोर मचाएंगे, काम नहीं करने देंगे, तो इससे इसके कारण क्या हुआ कि अंग्रेज लोग हमारी बात सुनेंगे। लेकिन एक धड़ा कहता था, एक ग्रुप था वो कहता था नहीं नहीं, जो बापू का तरीका है ना कि हमें राजनीति से दूर रहना चाहिए, ये सब चीजें हमें नहीं करनी चाहिए, हम बापू के तरीके से ही चलेंगे। तो बस उसी में हो गया था। इसी बीच जो है वो कांग्रेस के अंदर एक नई पार्टी बनी थी जिसका नाम था स्वराज पार्टी। 1923 में बनी थी, जिसके हेड थे सीआर दास, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। ये दो व्यक्ति थे जिनका जो मेन लीडर थे, ठीक है ना। को फाउंडर के रूप में मोतीलाल नेहरू होते हैं, जवाहरलाल नेहरू के डैडी हैं ये, ठीक है ना, और सीआर दास, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इसके बाद कांग्रेस का जो है कुछ इंपॉर्टेंट सेशंस है, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कलकत्ता का सेशन है, वही वाला बताया था 1917, जिसमें एनी बेसेंट बनी थी फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। 1923 में न्यू दिल्ली के अंदर अबुल कलाम आजाद, ये यंगेस्ट कांग्रेस प्रेसिडेंट कहे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बेलगाम, आगे जाके क्या हुआ कि जब उनको पकड़ लिया तो बापू की ना तबियत खराब होने लग गई जेल के अंदर ही। तो अंग्रेजों ने कहा भाई इसको बाहर निकालो, बाहर निकालो इनको, अगर जेल के अंदर इनको कुछ हो गया तो यार लोग तो समझे कि हमने मार दिया, भाई इनको बाहर निकालो। तो बापू को फिर 1924 में छोड़ दिया था। और बापू ने पूरे अपने टाइम पे, मतलब जब से वो कांग्रेस के बने थे मेंबर, केवल एक ही सेशन को हेड किया था उन्होंने, और वो ये वाला था 1924 में, बेलगांव। और वो भी इसलिए था ताकि लोगों को जवाब देना था कि वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बंद क्यों कर दिया उन्होंने। उन्होंने गांधी जी ने बोला कि यार मैंने इसलिए बंद कर दिया क्योंकि अभी हमारा देश आजाद नहीं है, आजादी के लिए आजाद नहीं, मतलब वो आजादी के लिए तैयार नहीं है, आजाद नहीं, सॉरी, आजादी के लिए तैयार नहीं है, ठीक है ना, हमारा देश। अब आप सोचो कि मतलब आपको जो है भयंकर भूख लग रही है, भयंकर भूख लग रही है, मैं आपके सामने मैगी लेके आऊं, और लेकिन मैगी जैसे ही आपके सामने लेके आऊं मैं उसको हटा लूं और आपको बोलूं कि नहीं नहीं यार अभी तुम ना खाने के लिए तैयार रही हो, मतलब अभी नहीं। अब आप सोचो आपके मन में क्या होगा, क्या बीतेगी आपके मन में। वैसे हमारे देश में था, मतलब बापू जो है मतलब ऐसा बोल दे कि भाई आजादी के लिए देश जो है वो स्वतंत्र होने के लिए तैयार नहीं है, मतलब ये समझ नहीं आया। बहरहाल जो भी था, मैं आपको इसके बारे में आगे बताऊंगा। कानपुर का जो है वो सरोजिनी नायडू, फर्स्ट इंडियन विमेन प्रेसिडेंट सरोजिनी नायडू ये थी, ठीक है। तो ये कुछ कांग्रेस के इंपॉर्टेंट सेशन थे। तो अब यहां से जो है एक नया आंदोलन जो है, एक नया फेज जो है शुरू हुआ, जिसको हम कहते हैं सेकेंड रेवोल्यूशनरी फेज। अब इस सेकेंड रेवोल्यूशनरी फेज में इंट्रोडक्शन होगा किसका? भगत सिंह का। किसका? राम प्रसाद बिस्मिल का। और किसका? चंद्रशेखर आजाद का, सुखदेव, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त, ये सब लोग आके अपना कंट्रीब्यूशन करेंगे और भारत की आजादी को जो है और आगे लेके जाएंगे। इन सब लोगों ने किस तरह से भारत के आंदोलन में जो है वो सहयोग किया था, क्या क्या कौन से इंसिडेंट थे जो इस पूरे फेज में घटे थे, इन सब का जवाब आपको मिलेगा नेक्स्ट क्लास में। बने रहिएगा मेरे साथ, आप सबके आंसर्स का जवाब, किस तरह से भगत सिंह जो है वो देश के जो है वो नौजवानों के यूथ के जो है लीडर बन गए थे, किस तरह से जो है वो एक 23 साल का लड़का, मतलब जो है गांधी जी के बराबर उन्होंने जो है वो कंट्रीब्यूशन, मतलब एक तरह से वो पॉपुलैरिटी में आ गए। तो इन सब के आंसर्स के जवाब आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ठीक है। तो आज हम क्लास यहाँ पे यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है, और हम नेक्स्ट क्लास में जो है नेक्स्ट फेज में इसको हम पूरा करेंगे, ठीक है। चलिए गाइज, आज के लिए इतना ही रखते हैं।